नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, यानी मनोविज्ञान के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना है या साइकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, उनके बारे में आपको पढ़ना है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे मिड टर्म का हो और चाहे आपका इंड टर्म का हो, ठीक है, सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपको पढ़ना होता है, ठीक है, यानी कि जो बेसिक यानी कि जो आधारीय या मूलभूत जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में समझना है हमको बहुत ही बारीकी के साथ। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा हूं जो पिछले कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। यह बात आप ध्यान रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम 10 या 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 7 या 8 लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके अंदर 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मैंने तैयार की है, आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या वैसे 50 शब्दों में आपको लिखनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 100 शब्द का दायरा फिक्स कर के रखा है। तो चाहे आप 50 शब्द में लिखो चाहे 100 शब्द में लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब आइए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिनको आप वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं, समझे। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, मनोविज्ञान की सरल परिभाषा दीजिए। मनोविज्ञान की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है, एक नॉर्मल परिभाषा कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। देखिए, मनोविज्ञान बेसिकली जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो विद्वानों ने पहले कहा कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है ना ही आत्मा का विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। खंडन मंडन की प्रक्रिया लगातार 200-400 वर्षों तक लगातार चलती रही और ऐसे में एक आधुनिक विचारधारा मनोविज्ञान को लेकर के आई, जिसका नाम है कि मनोविज्ञान ना तो मन का, ना ही आत्मा का और ना ही चेतना का अध्ययन करता है। चूंकि अकेले न चेतना के अध्ययन से मनोविज्ञान पूरा हो पाता है, इसका विषय क्षेत्र, और ना ही आत्मा के और ना ही मन के विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर देखें इसको, तो ये पूर्ण रूप से जो है आपका जो है सही नहीं उतरता है। ऐसे में हमको कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके माध्यम से मन, आत्मा, चेतना सब कुछ उसमें समाहित हो जाए और मनोविज्ञान की पूरी विषय वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमे। तो एक ऐसा मात्र टॉपिक आपके समक्ष आता है या ऐसा एक मात्र टर्म आता है, उसका नाम है व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। सभी विद्वानों ने एक मत होकर के, सहमत होकर के मुहर लगाई, आधुनिक विद्वानों ने खास करके, मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, उसी मनोविज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो यह विज्ञान है जो मानव और पशु के व्यवहार यानी बिहेवियर तथा मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेसेस का भी अध्ययन करता है। ठीक है, जो मेंटल प्रोसेस है या मनुष्य का जो व्यवहार है बेसिकली उसी का अध्ययन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। वो बेसिकली आजकल पशुओं के बारे में भी इसका अध्ययन शुरू हो चुका है। तो पशु व्यवहार हो यानी एनिमल का व्यवहार हो, चाहे आपका ह्यूमन बिहेवियर हो, सभी के बारे में अध्ययन मनोविज्ञान कर लेता है। क्योंकि आप देखते हैं कुत्तों पर प्रयोग हुआ, कबूतरों पर प्रयोग हुआ, चूहों पर प्रयोग हुआ, सभी पर प्रयोग होते गए, तो उन सभी प्रयोग के द्वारा आप तमाम प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह जानने की कोशिश करता है मनोविज्ञान कि मनुष्य कैसे सोचता है किसी भी चीज को, वह किसी भी मुद्दे पर कैसे महसूस करता है, कोई चीज कैसे सीखता है वो अधिगम, और कैसे उस चीज को याद रखता है, यानी स्मृति। ठीक है, याद रखता है कोई भी चीज, इसको स्मृति कहते हैं। ये सब टॉपिक है आगे चल करके आपके। स्मृति होता है याद रखता है, सीखता है यानी कि वो नॉलेज यानी कि अधिगम यानी लर्निंग की प्रक्रिया कैसी है उसकी, महसूस करता है यानी कि उसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग्स क्या करता है, और मनुष्य कैसे सोचता है यानी कि उसका इमेजिन जो पावर होती है वो कैसी है। ये सब चीजें जो होता है इस मतलब की, और इसके अलावा प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक कैसे देता है मनुष्य किसी मुद्दे पर, किसी भी चीज पर, उसकी रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एक्शन पर रिएक्शन होता है, री माने दोबारा एक्शन। ऐसे कोई घटना घटित होती है, कोई भी मुद्दा होता है, अचानक से कुछ भी हो जाए तो उस पर उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है। वही चीज मनुष्य का, ये सब चीजें जो है, इन सभी गतिविधियों से संबंधित कौन सा विज्ञान है? मनोविज्ञान है। ठीक है, तो यह क्या करता है? जानने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान क्या जानने की कोशिश करता है कि मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे कोई चीज सीखता है, कैसे याद रखता है उन चीजों को, और किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देता है किन्हीं मुद्दों पर। तो मनुष्य का एक प्रकार से ये चीज जो करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। एक जबरदस्त परिभाषा, सरल परिभाषा आपके लिए मैंने तैयार कर दी थी। आगे लिखेंगे, मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है
कि व्यक्ति का व्यवहार किन कारणों से बदलता रहता है। जैसे कि वातावरण की वजह से मनुष्य का व्यवहार बदलता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है गोंडा जिले में रह रहे हैं, तो आपका वातावरण कुछ अलग तरीके से है। अगर आप जो है जाकर के बनारस में बस जाएंगे तो आपका व्यवहार कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अयोध्या में रहेंगे तो आप जय श्री राम के नारे बहुत लगाएंगे, लेकिन जब आप बनारस में जाएंगे तो हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव के नारे आपको गूंजते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप मथुरा में जाएंगे तो राधे 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 के नारे, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगे। वहां पर बोलेंगे राधे राधे, अपन यहाँ पर जब मिलते हैं जय श्री राम भैया, जय सिया राम, जय सिया राम, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, जय राम भैया, जय राम, जय श्री राम, इस तरीके से। ऐसे ही आप देखेंगे तो वहां पर महादेव, बनारस में क्या ट्रेंड है, महादेव, जैसे किसी को मिलते हैं महादेव भैया, महादेव। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वातावरण के हिसाब से मनुष्य बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी व्यक्ति और उसका व्यवहार व्यक्ति का किन परिस्थितियों में किन कारणों से बदलता है। मनोविज्ञान हमको उन कारणों के बारे में, उसके तह तक जाने में हमारी मदद करता है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं, ये सब किस तरीके से अनुभव से, हमारे भावनाओं से, इन सभी कारणों से तमाम सारी चीजें बदलती रहती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान यह होता है। इसके उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं मनोविज्ञान का एक उदाहरण, देखिए कोई बच्चा डर करके रोता है, तो डरता है तो रोता है, तो मनोविज्ञान यह समझता है कि वह डर क्यों महसूस कर रहा है। कोई भी बच्चा डर आखिरकार महसूस ही क्यों कर रहा है। कोई बच्चा डर के मारे रोता है तो यानी कि वो डर क्यों महसूस कर रहा है, मनोविज्ञान इस बात की पता लगाता है, ठीक है। और इसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चा रो रहा है या डर गया है उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीजों की जानकारी जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं संवेदना, यानी कि सेंसेशन क्या होती है, संवेदना किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है लघुत्तरी का बेटा, संवेदना यानी कि सेंसेशन क्या है, किसे कहते हैं। देखिए जब हमारी इंद्रियां जैसे कि 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी, आईज यानी आंख, ईयर्स यानी कि कान, ठीक है, स्किन यानी कि त्वचा, नोज माने कि नाक, और टंग माने होता है जीभ, ठीक है। यानी आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंद्रियां किसी उत्तेजना यानी कि जो है स्टिमुलस को ग्रहण करती हैं, तो उसी को संवेदना कहा जाता है। क्या होता है, जब हमारी इंद्रियां खास करके आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ किसी उत्तेजना को ग्रहण करती हैं तो उसी को हम संवेदना कहते हैं, ठीक है। या किसी भी वस्तु से मिलने वाला पहला कच्चा अनुभव होता है संवेदना, इमोशन। जैसे आंखें रंग देखती हैं, ये भी एक इमोशन होगा, मतलब कि ये आपका क्या होगा, उत्तेजना हो गई, किसी भी चीज, संवेदना इसी को कहते हैं। आंखें रंग देखती हैं, कान ध्वनि सुनता है, नाक गंध को पहचानती है। संवेदना बिल्कुल तत्काल और बिना व्याख्या के होती है। जैसे आप कोई चीज खाते तो जीभ उसका स्वाद बता देती है। तो यही सब संवेदनाएं होती हैं जो कि हमको 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो संवेदना आपको समझ में आ गया क्या होती है, संवेदना, ठीक है, जो हमको हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो हमको अनुभव होता है, फीलिंग्स आती है, उसी को संवेदना कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, उदाहरण के रूप में जैसे घंटी की आवाज सुनते ही आवाज का एहसास होना, गर्मी में गर्म वस्तु को छूते ही जलन का महसूस होना, ये सभी संवेदना के ही उदाहरण है। आप कोई गर्म वस्तु को छू लेंगे, आपको गर्माहट महसूस होगी, आप जल जाएंगे। आप जो है बर्फ को छू लेंगे तो आपको ठंडी का अनुभव होगा, ठीक है, आपको ठंड चीजें लगेगी। तो इस तरीके से आपने तमाम चीजों को देखा कि किस तरीके से मैं उदाहरण के माध्यम से चीजों को आपको समझा रहा हूं और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आपको मैं चीजों को समझाऊंगा। अगर आप इसको बाद में पीडीएफ से भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे जब आप इन चीजों को समझेंगे। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है इसके लिए मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को लेना है 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। क्या एसएमएस करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा बेटा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आप पहले सेमेस्टर में हो, आपके लिए जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना ये है कि जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर, तुरंत आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। कितने रुपए बेटा, मात्र 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर इतना जो है हमारे लिख करके भेजेंगे, 100 रुपए फीस जमा करेंगे। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है तो, ठीक है। जैसे गूगल पे, फोन पे ही के माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी यूपीआई माध्यम हो आप उससे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, कि
100 रुपए गुरुजी के पास भेज देंगे, फिर गुरुजी हमारा 100 रुपए लेकर के चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं। तो डरिए मत। बहुत सारे पहले साल के जो बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे डर की वजह से एसएमएस नहीं कर पाते, तो डरने की कोई बात नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म है और ये मंच शुक्ला स्टडी पॉइंट बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता रहा है। पिछले 7 सालों से मैं बे के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लासेस पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। आपकी क्लास यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, लेकिन आपको जो पीडीएफ नोट्स होगी और एक प्रॉपर जो चीजें होती हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, वो आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, जैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूरा का पूरा, जितने भी आपके 7-8 मतलब कि 12 क्वेश्चन के लघु उत्तरीय, फिर जो इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय 7-8, उसके बाद में फिर दीर्घ उत्तरीय 5, इस सभी का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ, आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी। ठीक है, ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगी। ठीक है, और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, सभी के लिए पूरी व्यवस्था सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं आपका साइकोलॉजी के साथ साथ होम साइंस है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट आपका साथ सोशियोलॉजी के मतलब की साइकोलॉजी के अलावा है, तो वो सब भी इसी पैसे में आपका मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपए फीस में ही आपका जो 3 या 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनके, और माइनर सब्जेक्ट और को-करिकुलर, इन सभी की तैयारी मात्र इसी 100 रुपए में हो जाएगी। एक और ऑफर आपके लिए भी रखा हूं मैं, जो बच्चे हमारे हमसे प्रसन्न हैं और हमको हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, और वो चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का कोर्स एक साथ लेंगे, तो आपके लिए व्यवस्था ये कर दी कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हम अगर जुड़ना चाहेंगे तो आपके लिए 50 रुपए कम कर दिया जाएगा। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है? 100 रुपए है। सेकंड सेमेस्टर की कितनी है बेटा? सेकंड सेमेस्टर कितनी फीस पड़ेगी? 100 रुपए ही सेकंड सेमेस्टर की पड़ेगी। दोनों को मिलाकर कितनी फीस पड़ेगी? 200 रुपए। अभी आप 100 रुपए खरीदोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर आप सेकंड सेमेस्टर का 100 खरीदोगे तो आपको 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड का एक साथ लेंगे तो गुरुजी हमारे लिए छूट है, बिल्कुल छूट है। आपको 50 रुपए यहाँ पर नहीं देने होंगे, सीधे सीधे 50 रुपए आपके कम कर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप जल्दी जुड़ेंगे तब। ठीक है, बाद में आप बोलेंगे तो फिर आपका 100 रुपए ही लगेगा सेकंड सेमेस्टर का भी फीस, लेकिन अभी जुड़ेंगे तो 150 रुपए ही लग जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये ऑफर उन बच्चों के लिए भी है जो हमारे ग्रुप में पहले से फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ चुके हैं। अगर वो सेकंड सेमेस्टर में अभी जुड़ना चाहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑफर है कि वो भी अगर बताएंगे गुरुजी हमको भी सेकंड वाला कोर्स का एडमिशन ले लीजिए, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर का भी उसका नाम लिख लिया जाएगा और आपका जो है एडमिशन कर लिया जाएगा, ग्रुप से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अभी ग्रुप बना नहीं, लेकिन ग्रुप बन जाएगा तो आपका नाम नोट कर लिया जाता है, ताकि जैसे ग्रुप बनेगा आपको तुरंत इंक्लूड कर दिया जाएगा और क्लासेस जब आपकी शुरू होगी तो उसमें मिलती रहेगी। तो आपको शुरुआत से क्लास सेकंड सेमेस्टर की मिल जाएगी, तो पूरा 6 समय मतलब कि 6 महीने तक आपका उसमें जुड़ा रहेगा सेकंड सेमेस्टर वाला भी। तो ये आपका बड़ा फायदा होगा। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर भी मिल जाएगा आपका, मॉडल पेपर में, को-करिकुलर सब कुछ। और आपका जो मॉडल पेपर में को-करिकुलर वाला होता है उसका 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपके अवेलेबल है, इसमें 100 क्वेश्चन यानी 500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सारी चीज आपको पूरा मिल जाएगी मात्र इसी 100 या 150 रुपए में। ठीक है, आप एक सीरीज खरीदते हो तो सीरीज की फीस कितनी लगभग में, एक सब्जेक्ट की सीरीज की जो है कीमत कितनी, 60 रुपए है। आप अगर 5 सब्जेक्ट की कीमत खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 30, 300 रुपए की आपकी एक सेमेस्टर की सीरीज हो जाएगी। 2 सेमेस्टर की 600 रुपए की सीरीज हो जाएगी, और 2 सेमेस्टर कितने आप पा रहे हैं? 150 रुपए में। तो इतना सस्ता आपके लिए कर दिया गया, तो आप परेशान नहीं। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर का तो सभी पीडीएफ नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो प्रश्न आपका तीसरा नंबर क्या था बाबू? तीसरा नंबर प्रश्न आपका है ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान को ही अवधान भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। अटेंशन से क्या अभिप्राय है? देखिए, ध्यान का अर्थ होता है किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या किसी कार्य पर मन को केंद्रित करना, यानी अपने मन को किसी एक वस्तु पर, किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक कार्य पर अपने मन को, अपने कॉन्शियस माइंड को एक स्थान पर केंद्रित करने को ही हम ध्यान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान लगा करके, भगवान का ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो ध्यान होता है वहां पर। वो क्लियर? हमारे आसपास कई तरह की ध्वनियां होती हैं, कई दृश्य रहते हैं और कई गतिविधियां लगातार हमारे आसपास होती रहती है। ऐसे हमारे ध्यान जो है भटक जाते हैं कभी कभी, पर हम जानबूझ करके केवल किसी एक पर ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान न भटके। इसलिए हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की व्यवस्था की गई, ताकि जो है हम जब एक मूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आसपास की चीजें जो है वो नगण्य लगेगी और प्रमुखता से हम भगवान की पूजा को कर पाएंगे और अपने हृदय में मन में बसा कि तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, इस तरीके से हमारी जो है भगवान की हम मनन और चिंतन कर लेते हैं जब उनकी मूर्ति बनाते हैं। पर हम जानबूझ कर केवल किसी एक पर ध्यान लगाते हैं। तो ये हो गया ध्यान के बारे में कुछ बातें। सरल भाषा मैंने नोट्स तैयार किया है, आपकी अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। परीक्षा में आप इन चीजों को लिख दीजिएगा, एग्जामिनर सोचेगा बच्चे ने अपने मन से लिखा है, जबकि ये आपका हमारे द्वारा तैयार किया गया आपके लिए। ये सरल भाषा में, एकदम से सरल भाषा में है, एग्जामिनर एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाए, गुरुजी कि बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है।
ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी चुनने में मदद करती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा हो या पढ़ा रहे हो और बाहर शोर हो, फिर भी यदि छात्र शिक्षक की बात सुन रहा है तो वह ध्यान लगा करके ही सुन रहा है। ठीक है, बाहर बहुत सारा शोर शराबा होता है, लेकिन एक टीचर जब पढ़ाता है उसको बच्चा बड़ा ध्यान से सुनता है। जैसे कि अभी आप लोग आराम से सुन रहे चीजों को। ठीक है, हालांकि पेपर निकलने के बाद में कोई बीए का चैनल देखता नहीं। मैं देखता हूँ कि मैं शुक्ला पर पढ़ाता रहता हूँ, बच्चे देखते ही नहीं है। 400 300 520 से ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन जब यही मैं पढ़ाता हूँ पेपर के समय में तो वो 5000 6000 10,000 20,000 तक जाते हैं व्यूज। ठीक है, तो पेपर आते तभी आप लोग पढ़ते। ध्यान के बिना सीखना या काम करना कठिन हो जाता है। किसके बिना? ध्यान के बिना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान यही होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भावना। भावना किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, भावना एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें मन, शरीर और व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? भावना से। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल अवस्था, सॉरी प्रक्रिया नहीं, एक अवस्था है। एक मेंटल क्या है? एक अवस्था है जिसमें क्या होता है? आपका मन, शरीर और व्यवहार, इनमें परिवर्तन होता है इस अवस्था में। जैसे खुशी, गुस्सा, डर, दुख, प्रेम, ये सभी क्या है? इमोशंस है, भावनाएं। कभी आप खुशी होते हैं, कोई आपका रिजल्ट निकला, आपका अच्छा नंबर आ गया, आप खुशी हो गए। आप गुस्सा, आपको किसी ने गाली दे दिया, आप गुस्सा हो गए उसके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया, आप गुस्सा हो गए। ठीक है, आप डर कब जाते? सांप, अचानक से सांप निकल आया आपके समझ तो आप डर जाते एकदम से। ठीक है, दुख कब होता है आपको? जब आपका कोई सगा संबंधी मर जाए, छोड़ करके चला जाए, तो आपको दुख होता है। प्रेम आपको कब होता है? जैसे कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में, तो आपको विषमलिंगी प्राणियों से प्रेम हो जाता है। जैसे कि लड़के को लड़की से, लड़कियों को लड़कों से प्रेम हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है इस उम्र में। ये सभी भावनाएं ही होती, इमोशंस ही होते हैं। ये प्रेम केवल वही प्रेम नहीं कि भाई लड़का लड़की का, माता पिता का पुत्र, मतलब कि माता और पुत्र का प्रेम हो सकता है, पिता पुत्र का, भाई भाई का हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है। चले, भावना उत्पन्न होने पर हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि डर लगने पर हम क्या करते हैं? डर लगने पर अचानक से आप, जैसे सांप निकला अचानक से और सांप को हमने देखा तो क्या होता है? डर जाते हो। डरने के बाद में बॉडी आपकी एक मेंटल लेवल पर आप डर चुके हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है, और आपका ये हृदय जो होता है वो धक 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 कांपने लगता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस तरीके से आप डर का माहौल होता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। भावनाएं व्यक्ति के व्यवहार को सीधे प्रभावित करती है। व्यक्ति का व्यवहार तुरंत बदल जाता है भावनाओं के आने से। आप गुस्सा होते हैं, आप किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसी व्यक्ति बार बार आपको ऐसे चिकोटी काट रहा है, बार बार ऐसे चिकोटी, मतलब समझ रहे, ऐसे बार बार आपका रोया उखा, मतलब कि यहाँ पर ऐसे पकड़ के खींच रहा है ऊपर। ठीक है, आप 2 3 4 बार कर ले तो हाँ ठीक है, दोस्त है दोस्त है। लेकिन जब चौथी 5वीं बार यही बात हरकतें करता रहेगा, एक समय आएगा आपको बहुत गुस्सा लगेगा और आप उसको 2 3 जो है चपाट मार देंगे, गड़ाम गड़ाम। ये क्या बदतमीजी, बेवकूफी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो वही सब चीजें उदाहरण के रूप में अगर समझे, जैसे हमारा एक मित्र हुआ करता था, मतलब अभी भी है, तो बड़ा ही दुष्ट, मतलब दुष्ट नहीं लेकिन कह सकते कि मित्र है। ठीक है, तो उसका आदत क्या था? जब हम स्कूल में बैठते दोनों लोग, तो बड़ा खास ही मित्र है। तो जैसे यहाँ पर जो है, यहीं पर उसका दांत जो आगे का दोनों, तो यहीं पर अपना दांत इसी पर रख के गड़ा देता था। तो 1 2 बार गड़ाया तो हम कहे भैया रहा दो यार, ना गड़ाओ। लेकिन जब बार बार वही चीज करने लगा तो अचानक से गुस्सा आती, तो एक बार हो गई झगड़ा इसी बात पे। ठीक है, इसी तो यही चीज होती, कभी कभी ऐसी चीज आपको होनी, तो ये सब आपका क्या है? इमोशंस तुरंत बदल जाता है, और इमोशन के बदलने से, भावना के बदलने से प्रतिक्रिया भी बॉडी आपकी दे देती है। उदाहरण जैसे खुश होने पर मुस्कुराना। जैसे आप जब खुश होते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। गुस्सा होते हैं तो तेज बोलते हैं, बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। भावना मनुष्य को संवेदनशील और सामाजिक बनाती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो? आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, सीखना यानी लर्निंग को परिभाषित करें। सीखना क्या होता है? देखें, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अनुभव, अभ्यास और अध्ययन से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है या लाता है। लेकिन सीखने के द्वारा क्या होता है? सीखने को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसी को अधिगम कहा जाता है। सीखने के कई सारे नियम हैं, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बड़ी चर्चा करी है अधिगम पर। ठीक है, अधिगम माने होता है सीखना या लर्निंग, दैट मीन्स लर्निंग। ठीक है, जैसे आप सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास और अध्ययन, आपका अनुभव, आपका अभ्यास और आपके अध्ययन से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। सीखने से लगातार आप जैसे जैसे कोई चीज सीखते जाते हैं, आप में, आपके व्यवहार में, आपके अनुभव करने की शैली में, आपकी क्षमता में, सब में बदलाव होता जाता है। सीखना केवल किताबों से नहीं होता, बल्कि हर अनुभव से हमें सीखना होता है। यानी हर अनुभव हमको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। जब से व्यक्ति पैदा हुआ और जब तक वह नहीं जाता है, तब तक वह सीखता ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए, उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है, पहले गिरता है, फिर संतुलन बनाना सीखता है, और फिर वह जो है जाकर के परिवर्तन करके वो सीख जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसके देखिए, पहले वो क्या करेगा, पहले साइकिल लेकर के पैदल पैदल घुमाता रहेगा, फिर उस पे किसी कैंची पर बैठेगा, कैंची चलाएगा, उसको डंडे के बीच में पैर डाल करके और इसे कैंची चलाना होता है। कैंची चलाएगा कुछ दिन तक का, कुछ दिन तक ऐसे लत्ती, पहले लत्ती बजा करके पहले पैदल चलेगा, फिर लत्ती ऐसे बार मार करके कुछ दूर तक ले जाएगा, चढ़ करके पैडल पे एक बार एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, एक पैर ऐसे लटकाए रहेगा। फिर उसका आपने बचपन में किया होगा, हमने भी खूब किया है। तो साइकिल पे ऐसे होता था क्या, ऐसे पैडल मारते थे लत्ती, ठीक है, एक लात जो होता था ऐसे कुछ दूर तक ऐसे खट 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 करते कुछ दूर तक जाते थे दौड़ाते हुए, फिर जब ऊपर पैडल हो जाते थे उसी पे ऊपर पे चढ़ रहे थे पैडल पे, अब वो पैडल जो है फिर नीचे जाती थी और फिर रुक जाती थी नीचे जाकर के, और फिर साइकिल खूब तेज से चलने लगती थी, उसी पे खड़े हो जाते थे, एक पैर से लटका रहता था, एक पैर उसको पकड़ कर हैंडल, एक लत्ती चलते थे कुछ दिन तक। फिर उसके बाद में फिर एक आध दो बार इसमें भी गिरेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, कैंची चलाना सीख जाएंगे, ठीक है, कैंची में एक आध दो बार गिरेंगे, कैंची चलाने में बहुत बार गिरते हैं बच्चे, हमें कोई दो तीन चार बार गिरा हूँ साइकिल चलाते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में कैंची के बाद में फिर डंडा सीखते हैं, डंडा मतलब कि गद्दी पर बैठते हैं तो पैर नहीं पहुंचता है बच्चों का, तो डंडा जो होता है वही वहां से पैर पहुंच जाता है पैडल तक, ऐसे करके साइकिल पे ऐसे ऐसे करके खूब चलाएंगे, एक पैडल पे ला रखेंगे, दाब देंगे उसको, वो पैडल नीचे जाएगी, तब तक दूसरी वाली इधर वाली ऊपर आ जाएगी, उस पर फिर पैर उसको दाब देंगे, तो इधर वाली पैडल ऊपर आएगी, फिर इसको दाबेंगे, इस तरीके से डंडा चलाना शुरू कर देंगे। फिर डंडा के अंदर फिर धीरे कैंची पे बैठेंगे, मतलब उस पर गद्दी पे बैठना शुरू करेंगे, और इस तरीके से वो साइकिल चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रक्रिया होती है। तो जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले गिरता है, फिर संतुलन बनाना सीखता है कि साइकिल कैसे संतुलित की जाए, और यह व्यवहार में आए परिवर्तन को सीखना कहते हैं। लगातार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उन्हीं परिवर्तनों के द्वारा वो सीखता जाता है। तो ये सीखना ही होता है। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कक्षा में पढ़ना, मोबाइल चलाना, खाना बनाना सब सीखने के उदाहरण है। आप लगातार खूब खाना बनाएंगी, आप अच्छा भोजन बनाना शुरू कर देंगी। आप मोबाइल लगातार चलाओगी या चलाएंगे तो आप लगातार मोबाइल में बहुत माहिर हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है कक्षा में पढ़ेंगे खूब ज्यादा तो आप पढ़ाई में बड़े तेज हो जाएंगे। जो भी प्रक्रिया आप लगातार करेंगे उसमें आप जो है प्रवीण होते चले जाएंगे। यही होता है आपका लर्निंग, सीखना। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या है बताएं। देखिए, बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया या मानसिक क्षमता होती है, एक मेंटल कैपेसिटी होती है बुद्धि, जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं को हल करता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, इंटेलिजेंस के द्वारा ही कोई भी समस्या समाज में आती तो उसका हल किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही निकलता है। बुद्धि के द्वारा नए विचार भी आपके सामने आते हैं। स्थितियों को समझना भी बुद्धि के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। किसी भी चीज को बुद्धि के द्वारा समझना होता है, और अनुभव से भी अनुभव से सीखता है बुद्धि, ठीक है। तो जो है बुद्धि वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं को हल करता है, नए विचार बनाता है, स्थितियों को समझता है और अनुभव से सीखता है। तो बुद्धि के द्वारा ही यह सब संभव हो पाता है। बुद्धि की बात की तो बुद्धि में तर्क शक्ति यानी कि जो रीजनिंग होती है उसमें ये भी शामिल होती है। निर्णय शक्ति, आपकी किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना है तो बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय लेना होता है। आपकी समझ की डेवलपमेंट के लिए बुद्धि जरूरी है। याद रखने की क्षमता भी बुद्धि पर डिपेंड करती है। ये सब बुद्धि के अंतर्गत ही शामिल है। बुद्धि में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ बूझ, याद रखने की जो कला है, क्षमता है, ये सब जो है शामिल है। उदाहरण के रूप में कठिन प्रश्न हल करना, किसी समस्या का नया समाधान ढूंढना, ठीक है, निकालना, सोच समझ करके निर्णय लेना, ये सब बुद्धि के प्रयोग के ही उदाहरण है। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है और अभ्यास से बुद्धि लगातार बढ़ती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। जड़ माने होता मूर्ख बुद्धि। अगर आप लगातार अभ्यास करते तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करने से वो क्या हो जाता है, लगातार अभ्यास करने से वह मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी वह अच्छा हो जाता है और वो एक सुजान यानी कि सुंदर जानकारी रखने वाला व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। और जैसे जिस तरीके से एक सिल पर जैसे कुआं की धरन पर रसरी आने जाने से उस पर निशान पड़ जाता है, ऐसे ही लगातार अभ्यास के द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की परिभाषा दीजिए। पर्सनालिटी किसे कहते हैं बताएं भैया। ये सभी यूनिट के क्वेश्चंस है और सभी बुद्धि, ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है। तो आप सोचते गुरुजी चैप्टर हमको नहीं पढ़ाए, ये है वो है। देखिए चैप्टर जो आपका होता है ये सभी चैप्टर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। सभी इकाइयों से, 8 इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। देखिए चलिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की परिभाषा लिखिए। देखिए व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, आदतों, विचारों, भावनाओं और बाहरी व्यवहार का संपूर्ण मिश्रण है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति कैसा है,
शांत मिलनसार है, शर्मीला है, साहसी है, या व्यक्ति का कैसा है, यानी कि व्यक्तित्व उसको बताता है पर्सनालिटी। कोई व्यक्ति शांत रहने वाला है, कोई व्यक्ति इसमें मिलनसार होता, सभी से हालचाल पूछता है और चाचा दादा कैसे हो हम सबको प्रणाम करता चलता है, ठीक है। कोई व्यक्ति शर्मीला होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति बोल दो, अरे हमको मत बोलिए भैया जी, हम क्या करें, ऐसे बहुत लोग शर्माते हैं एकदम से, ठीक है। तो कुछ लोग शर्माने वाले होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बड़े साहसी होते हैं, आवे दो जक्का यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, धाय दो डोला समर खेत में जे जीते तेले उठाए, रिम झिम भाला बरसे वह मैदान के बीच मझाए, दांत उखाड़े भवरा नल के ते दिल्ली करे दुआ एक चार। इस तरीके से होता था, ठीक है। तो हाथ पटक दे भूमा जाओ तो नौ मन माटी लिए उठाए। तो कहीं ना कहीं पे कुछ व्यक्ति साहसी होते, वीरता, सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता, सभी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर बहुत अच्छा निर्णय निकालता है, कोई व्यक्ति उसी मुद्दे पर बहुत बेकार निर्णय दे देता है। तो कहीं ना कहीं पे बुद्धिमत्ता का ही खेल है। और यह सब व्यक्तित्व जो होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। व्यक्तित्व को लेकर के तमाम प्रकार के परीक्षण, जैसे कि TAT परीक्षण, ठीक है, CAT परीक्षण। TAT मतलब कि क्या होता है, TAT मतलब होता है आपका परीक्षण थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, ठीक है। CAT चिल्ड्रन एप्रोसिएशन टेस्ट होता है। मिनेसोटा व्यक्तित्व परीक्षण एक होता है, एक शाही धब्बा व्यक्तित्व परीक्षण जिसको हरमन रोसा ने दिया था, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण है जो कि व्यक्तित्व को नापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए। व्यक्तित्व जन्मजात गुणों और वातावरण दोनों से बनता है, यानी व्यक्तित्व किससे बनता है, पर्सनालिटी का जो विकास होता है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, आपके जन्म से भी कुछ आपको मिलती है और साथ ही साथ में आपका जो वातावरण है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उससे भी आप जो है इस चीज को जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। एक दिन में आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, इसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, कोई बच्चा बहुत बोलने वाला हो और दूसरा शांत हो, तो दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, एक शांत रखने वाला, एक एक जो है बोलने वाला। जैसे कि समाज में दो प्रकार के प्राणी, कार्ल जुंग नाम के इतिहासकार हैं, मैं बताता हूं। व्यक्तित्व व्यक्ति की पहचान बनता है और दूसरों पर प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व को लेकर के एक व्यक्ति है कार्ल जुंग साहब, मैं आपको बता दूं, कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान है। कार्ल जुंग की बात की, उन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा, कौन कौन से, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अगर बात की तो ये होते हैं, और दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात हो रही है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, तो जो अंतर्मुखी होते हैं, जैसे जिसको गांव वगैरह में घर घुसना कहा जाता है। घर घुसना मतलब समझत हो, घर ही में रहत है, बहिरे दुनिया से कोनो मतलब नाई है, गांव न कभू निकले, गांव व्यक्ति पूछ गांव में नहीं, उन्हें नहीं जानते कि भाई ये फलाने के हुए, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो अपने ही में खोए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बेसिकली तेज ही होते हैं, अंदर ही घुसे रहते, किताब उताब ही पढ़ते रहते, व्यवहारिक नॉलेज इनको कुछ नहीं है, बस केवल किताबी नॉलेज है, किसी से मिलते उलते ज्यादा नहीं है, ठीक है, पहले की दुआ नहीं करना सीख पाए हैं, ये सब होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है। अंतर्मुखी मतलब कि जो घर घुसना हो, घर में ही रहते हो, ज्यादा बाहर के लोगों से संपर्क ना हो, ठीक है, सामाजिक प्राणी कम हो। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, तो ये होते हैं ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं। गांव वगैरह में पहुंचेंगे, चार आदमी इनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे। ये पहुंचे गांव में, चार आदमी चाचा पाए लगी, दादा पाए लगी, जैसे हमारे सबके घर कोनो चीज फंक्शन ठनत है, अब निकली इससे गाँव में या कहूँ निकली क्षेत्र में, तो ये करे वजह से नहीं कि हाँ शुक्ला स्टडी पॉइंट वाले गुरु जी हुए, करे वजह से नहीं, वो शुरू से मिलनसार का स्वभाव रहा हमारे सबके, पिताजी के हमरे, हमारे सबके, कि भैया हाँ, जैसे जो हमारे हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो छोटे हैं हमको प्रणाम करते हुए चलते रहते हैं। तो किसी सभा सोसाइटी में चले जाओ, 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमको, आपको बैठेंगे बगल में, बैठेंगे शुक्ला जी शुक्ला जी, तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, वही जो घर घुसना व्यक्ति होता है, किसी के यहाँ पर किसी लड़की की शादी है, वहां पे ही सोच के नहीं जाते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे तो ये हमारा समय नष्ट हो जाएगा, हम इतना कमाते हैं, वो पैसा कहाँ से कमा पाएंगे, तो फिर उनको कोई जानता नहीं, उनके जो है कोई मतलब ही नहीं समाज से। तो दो प्रकार के हैं, और इसी दोनों विशेषताओं को बांट करके बाद में एक और व्यक्तित्व बनाया गया जिसको कहते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है। उभयमुखी मतलब ये तो जानबूझ कर बना दिया गया, बाकी उभयमुखी जिसमें आपका बहिर्मुखी वाला भी गुण हो और अंतर्मुखी वाला भी गुण हो, उसी को उभयमुखी कहते हैं, ठीक है। जैसे जलचर, थलचर और उभयचर, ठीक है।
तो ऐसे ही कार्ल जंग ने बताया व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व को बांटा। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपका, ये सारे चैप्टर है अपने आप में, एक एक चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन अतिल गुत्रे के। स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी की किसी एक प्रक्रिया का नाम लिखिए। स्मृति की एक प्रमुख प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? संहितीकरण यानी कि इनकोडिंग। इसमें किसी भी जानकारी को दिमाग में रखने योग्य रूप में बदल दिया जाता है। कोई भी चीज हमने देखा और उसको दिमाग में हमने रख लिया और इस दृष्टिकोण से रख लिया कि ये दिमाग में हमारी बनी रहेगी, यानी याददाश्त में हमारी रहेगी, उसी को स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। हम अपनी मेमोरी में उसको कोडिंग के रूप में या जिस भी चीज में हमको शामिल करना हमने शामिल कर लिया, वक्त आने पर हम उसी चीज को बयां कर देते हैं, वक्त आने पर हम उस चीज को लिख देते हैं। जैसे कि आप अभी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आपकी क्षमता ये है स्मृति की कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको मैं जो बोल रहा हूं, जो पीछे लिख दिखाई पड़ा, ये सब आपके दिमाग में छप रहा है। और जब आप लिखने जाएंगे कल परसों परीक्षा में, या जब भी आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद पेपर देने जाएंगे, 1 साल बाद, तो वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा इस प्रश्न के बारे में बताया था। तो स्मृति माने होता है आपकी मेमोरी, आपका याददाश्त कितनी, आपने आज जो पढ़ा वो आपको याद रह रहा है कि नहीं याद रह रहा, तो वही आपका याद ही मेमोरी या स्मृति होती है। देखिए जैसे कि शिक्षक की बात की जाए, जैसे कि शिक्षक कुछ पढ़ाते हैं और छात्र उसे समझ करके अपने दिमाग में जो है जमा करता है, यह संहितीकरण ही कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में इसे मोबाइल नंबर को पहले सुनना यानी कि संवेदना, फिर उसे मन में दोहराना और दिमाग में रखना, इसे ही इनकोडिंग कहा जाता है। पहले उसको सुना जाए, फिर उसको मन में मनन किया जाए, उसके बाद में फिर उसको दिमाग में बैठा लिया जाए ताकि फिर जो है समय आने पर उसको बयां कर दिया जाए। तो ये होता है स्मृति। अगला आपका है, अगला वो है प्रेरणा। प्रेरणा माने होता है अंग्रेजी में मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन आप समझते हैं, आजकल तो तमाम सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतना ज्यादा चढ़ा देंगे आपको कि आप जो है, अरे तुम उठो धरा के वीर सपूतो, फिर से नया निर्माण करो। इसे कविता है, हालांकि वो तो मोटिवेशन देने के लिए बनाई गई थी, वास्तव में उस समय के लिए जब हमारे भारत में नवनिर्माण करने की बात आ रही थी, भारत जो है उपनिवेश के चंगुल से नया नया उभरा था, उस समय की बात है। उठो धरा के नवल, उठो धरा के नवल सपूतो, ठीक है, फिर से नया निर्माण करो, इस तरीके से कविता है। ठीक है, 5th सेमेस्टर के बीए में ही है। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि जब राजा महाराजाओं को चढ़ा देते थे, कौन? जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। कोई राजा महाराजा उतना वीर नहीं है, लेकिन वो राजा महाराजाओं की जो दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनको चारण या भाट कवि कहते थे, ये लोग क्या करते थे, आकर राजा के अंदर पर रहते दरबार में। अब रहते थे तो करते क्या थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे और अतिशयोक्तिपूर्ण। अब जिस राजा की खा रहे हैं उसका तो बखान करेंगे ही, लेकिन अब जैसे राजा माने थोड़ा कमजोर पड़ गया, उसके पास लड़ने की वह कौशल नहीं जो उनके पिताजी में थी। आप अरे उनका लड़का वो भैया, जे वह का बघवक पकड़ के मारिन रहा, इन्हें पकड़ के उकरिन रहा, यानी वो युद्ध जीते रहा, फलाना युद्ध जीते रहा, ये युद्ध में जीते रहा। आप उस सूरवीर के, उस सूरमा के पुत्र हो जिसने ऐसा ऐसा महारत हासिल की थी। अब लड़का सोच रहा है कि अच्छा हमारे पिताजी ने किया था, आप में भी साहस है। ठीक है, का चुप साध रहा बलवाना। जैसे हनुमान जी को जामो जी ने चढ़ा दिया था, तो हनुमान जी भाई पैरुकी थे, वो भूल चुके थे अपना बल। ठीक है, पवन तनय बल पवन सुमाना, का चुप चुप साध रहा बलवाना। ठीक है, तब भगवान हनुमान जी क्या करते हैं, अरे कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल बीरा। भगवान हनुमान जी का जो शरीर है देखो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सुनते भयो पर्वताकारा, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी मजा आएगा सुन के। हनुमान जी कहन अच्छा हम ही सूर्य भगवान का लीलन रहा हो, अरे सियप समझ के अतना छोड़ रहे हैं। तब जामवंत कहन हाँ भैया आप ही तो रहे हो, आप ही हो इंद्र के वज्र मारिन, आपके ही लाग गया तो आपका नाम हनुमान पड़ गई, लंबा होगा थोड़े कटेगा। आप कोनो अस्त्र शस्त्र आपका दुनिया कोनो मारी नहीं सकत। हनुमान जी का अतुलित बल धाम हेम शैलाभदे हम, तुम्हारी जो है शरीर जो है वो वज्र के समान है, कोनो अस्त्र भेदने वाला नहीं। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदे हम, तनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में आपका नाम गिना जाता है। सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान है। बाणाराणाम धीशम रघुपति भक्तम मुआते नमामि, हनुमान जी के बारे में कहा गया। तो हनुमान जी जो है बहुत ही विद्वान भी थे और बल भी था, और जिस व्यक्ति में बल के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिसमें बल होता है प्राय उसमें बुद्धि का अभाव हो जाता है, और जिसमें बुद्धि होती है उसमें बल का अभाव हो जाता है। क्योंकि बुद्धि और बल, चलो पटीदार जैसे रहा था आरी पड़ोस, ऐसे जानो तो बुद्धि और बल सभी व्यक्ति में नहीं रहता है। बुद्धि ज्यादा मिल गई तो बल कम मिल जाए, और बल ज्यादा मिल गया तो बुद्धि कम मिल जाए। ठीक है, समझते हो कि नहीं? ऐसे तो भैया
प्रेरणा, मोटिवेशन, जैसे आजकल के जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये सब कहाँ है? ये प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप, ये स्थापित कर लो, ये बना लो, आज ही धंधा खोलो। सोनू शर्मा, तमाम प्रकार के है नहीं आपके इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताते हैं। अब बताते हैं कि ये दुनिया भर इतना इतना मोटिवेशन दे देंगे कि बच्चा जब वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि हाँ भैया आज तो चीर फाड़ देंगे, आज ही हम चल स्टार्टअप शुरू करें, कुछ भी कर लेंगे। जैसे एक आते थे पहले गणित पढ़ाते थे यूट्यूब पर ही, धांसू सर नाम से, बाल वाल छिलाए रहते थे, एकदम से ब्लैक कलर के टी शर्ट पहनते थे, अड्डा पता नहीं कौन सा चैनल था उनका, उस पर पढ़ाते थे। ठीक है, ऐसे अपना बाल ऐसे से करके ऐसे से साका साका जय महाकाल ऐसे करके इतने सब्सक्राइब इतने आ जाएंगे ऐसे करके खूब बहुत ज्यादा भौकाल, मतलब भौकाल क्या आता है, इतना ज्यादा तबाही मचा देते क्लास में, लेकिन बच्चे उसे बहुत पढ़ते थे। अच्छा, जो सवाल थे लगाते भी थे बहुत जल्दी, और इस तरीके से जय महाकाल, इतने लाइक और चाहिए, इतने लाइक और चाहिए, इतना ज्यादा, मतलब बच्चे एकदम से, बच्चे सोचते थे कि भाई अगर एग्जाम में आ जाए एसएससी वगैरह या इसमें बैंक वगैरह में अगर यही क्वेश्चन हुआ तो धांसू सर से पहले हम लगा देंगे, इतना बच्चे मोटिवेशन मिल जाता था उनके पढ़ाने से। तो आप सोचो, तो कहीं ना कहीं पे तो यही सब, जैसे मैं अभी आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अब पत्थर पानी बनाओ बड़ा टाइम लगे, लेकिन एक कहा तो जा सकत है। अब पत्थर पानी बनाओ मतलब कि पत्थर पानी ना बनाओ, आप जाकर के आप पढ़ो जाकर के, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन वही होता है, प्रेरणा जिसको कहते हैं, या किसी से आप मोटिवेशन लेकर के आप कोई भी काम करते हैं आगे बढ़ते, तो वही है प्रेरणा। वह आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर काम करने के लिए उत्साहित करती है, या हमारी इच्छाओं, जरूरतों और भावनाओं से उत्पन्न होती है। हमारी इच्छा क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, और हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या है, उसी पर डिपेंड करती है, उसी के द्वारा जन्म लेती है। उदाहरण के रूप में अगर समझे, परीक्षा में अच्छे अंक लाने की चाहत में बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा नंबर आएंगे, इसीलिए बच्चा पढ़ता रहता है। जैसे आप अभी आपका रिक्वायरमेंट है, पढ़ते हैं, मोटिवेशन क्या है कि पेपर आने वाला है, पेपर में अगर पढ़ेंगे तभी नंबर मिलेगा, तो ये मोटिवेशन है आपके लिए। भूख लगने पर भोजन ढूंढना भी प्रेरणा ही है। प्रेरणा मनुष्य के व्यवहार को दिशा देकर के उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाती है। अगला 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया धारणा यानी कि परसेप्शन, किसी भी चीज के बारे में एक धारणा बना ली जाती है, पूर्वाग्रह कह सकते हैं, धारणा कह सकते हैं। धारणा वह प्रक्रिया है जिसमें हम इंद्रियों से मिली जानकारी को समझते हैं, अर्थ देते हैं और व्यवस्थित करते हैं। यह संवेदना से आगे का चरण होता है। उदाहरण के रूप में संवेदना से आगे का चरण होता है, जैसे आंखों से किसी वस्तु का रंग और आकार देखना संवेदना होता है, पर उसे यह एक सेब है ये बताना कि भाई हमने कोई चीज देखा, उसका रंग क्लियर कर लिया कि एक सेब, मतलब कि ये इस रंग का है, तो वो तो संवेदना हो गई आपकी। लेकिन उसे यह एक सेब है, हमने उस चीज को देखा और हमने पता कर लिया कि जो हमने देखा वह सेब है। ठीक है, तो पहचान लेना किसी भी चीज को, उसी चीज को धारणा है कि हमने इसको पहचान लिया। ठीक है, उस चीज को जान लिया, कंसेप्ट। धारणा अनुभव, सीख और ध्यान पर निर्भर करती है। किसी भी चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीज आपके जानकारी में आ जाएगी, तो आपके पहचान बनाना धारणा। ठीक है, ये होता है परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज इसका रंग ऐसा, तो यानी कि ये संवेदना के बाद का चरण होता है। तनाव, स्ट्रेस क्या है? तनाव वह मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक अवस्था है जो किसी चुनौतीपूर्ण या दबाव वाली स्थिति में उत्पन्न होती है। क्या? चुनौतीपूर्ण या दबाव वाली स्थिति में उत्पन्न होती है तनाव। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मांगे उसकी क्षमता से अधिक है, तो उसी को तनाव कहते हैं, यानी कि उसकी डिमांड ज्यादा है और उतनी कैपेसिटी उसके पास नहीं कि वो उस डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या हो जाए, तनाव अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको, जैसे मुझे लगता है कि मैं 4 वीडियो, मतलब कि मान लेते हैं मैं 2 वीडियो बनाने वाला था आज, इसी कारण के बस में मेरी एक ही वीडियो बनी और एक वीडियो मेरी नहीं बनी, कुछ खराब हो गया, टेक्निकल इशू आ गया। जैसे एक दिन मैं पढ़ा रहा था हिंदी गद्य, कल की ही बात है, तो उसमें बीच में मेरी थोड़ा सा वॉइस कट गई, मुझे बड़ी गुस्सा आई, तनाव हो गया 1 मिनट के लिए कि अरे यार क्या हो गया ये। ठीक है, और वही क्लास हिंदी की, एक दिन पहले मैंने पूरी क्लास 1 घंटे 15 मिनट की क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। अब आप सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीती। मैंने उस दिन पूरी, मतलब पूरी रात नींद नहीं है मुझे 3-4 बजे तक, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो शूट ही नहीं, तो शूट मतलब शूट मैं कर रहा था, वो शूट हो रही थी, बट वो उसमें आई ही नहीं, सेव ही नहीं हुई। तो ऐसे बड़ा कष्ट होता है कि मैंने मेहनत की और मेहनत का फल नहीं मिला। उदाहरण के रूप में परीक्षा का डर हो गया, नौकरी का दबाव,
समय पर काम पूरा ना कर पाने की चिंता, यही सब चीजें आपको तनाव की अवस्था में ले जाती है। ये तनाव पैदा करते हैं क्या? जैसे परीक्षा का डर आपको तनाव पैदा कर रहा होगा इस समय, नौकरी का दबाव है, समय पर काम पूरा ना कर पाने की चिंता, ये तनाव पैदा करते हैं। तनाव में व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन या थका हुआ महसूस करता है अपने आप को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान क्या होता है? अभिज्ञान को अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं। अभिज्ञान को एप्टीट्यूड कहा जाता है, और एक चीज है और आपका एटीट्यूड कहा जाता है उसको, ठीक है। एटीट्यूड अलग है, ये होता है आपका एप्टीट्यूड। अभिज्ञान, अभिज्ञान से आशय है कि किसी व्यक्ति की विशेष कार्य को सीखने या करने की जन्मजात क्षमता को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। अभिज्ञान यानी कि कोई भी काम करने या सीखने की जन्मजात शक्ति जिसके पास होती है। जैसे कि आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कुम्हार का लड़का जो होता है उसके अंदर कुम्हार की कारीगरी जन्म लेते समय ही, उसके थोड़े से बाद में उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। एक ब्राह्मण के बच्चे में मंत्र उच्चारण की शक्ति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एक क्षत्रिय के बच्चों में थोड़ा सा उसके अंदर गरम खून और लड़ने भिड़ने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, यानी कि अभिज्ञान से आशय होता है किसी व्यक्ति की विशेष कार्य को सीखने या करने की जन्मजात क्षमता जो उसके पास होती है उसी को बोलते हैं अभिज्ञान, एप्टीट्यूड। यह बताता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जल्दी और बेहतर सीख सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जन्मजात उसको चीजें मिली हुई, एप्टीट्यूड उसका क्या है कि उसको संगीत से रुचि है, शुरुआत से उसके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो उसकी संगीत को दिखाता है। यानी कि संगीत, कोई व्यक्ति गर्तक बनना चाहता तो उसके अंदर दिखता है कि भाई ये गर्तक बनने योग्य है। चित्रकला, खेल, तो किसमें किसकी रुचि है, तो वो चीज आपकी होती है एप्टीट्यूड। उदाहरण के लिए कोई बच्चा बिना सीखे अच्छे चित्र बनाता है, मतलब उसने सीखा नहीं लेकिन उसके अंदर वो बना देता है बच्चा, तो वो एक प्रकार से उसका एप्टीट्यूड होता है। किसी के पास गणित की जानकारी, मतलब गणित की जल्दी समझ होती है, या उनकी एप्टीट्यूड है। अभिज्ञान व्यक्ति के भविष्य के करियर और रुचियों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, और इस तरीके से चीजें होती रहती है। ये रहे भैया आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो 12 की संख्या मैंने आपको बताए। मैंने 10 ही कहा था लेकिन 12 क्वेश्चन आपके हो गए, इंपॉर्टेंट थे चूंकि, इसलिए मैंने दे दिया। अब हम चर्चा करेंगे खंड बा के बारे में। खंड बा की अगर बात कीजिए बाबू, खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग में आपको 250 शब्द, या अब की बार तो आपको 150 शब्द में लिखना है। 150 यानी कि लगभग में 2 पेज में आपको, यानी कि एक पन्ना में आपको लिखना है। एक तरफ ये वाला, मतलब ये 2 पन्ने हो गए वाले, ये 2 पन्ना, एक पेज ये वाला इधर वाला, एक दूसरा ये वाला, ठीक है ना। 2 पेज में ही आपको भरने हैं। बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखेंगे। मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र समझाइए, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, उन्हीं ब्रांच के बारे में पूछा गया है। मनोविज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है जिसमें कई सारी उप क्षेत्र है, कई सारी शाखाएं हैं। सबसे पहले क्षेत्र है सामान्य मनोविज्ञान का, जनरल साइकोलॉजी, जो मानव व्यवहार और किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे भावनाओं का अध्ययन, सीखना, स्मृति, इन सभी का अध्ययन करता है। इसको हम सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरा मनोविज्ञान होता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। यह जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक, शारीरिक यानी कि फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली जो चेंजमेंट होते हैं व्यक्ति के शरीर में या उसके जो मेंटली अवस्था में, उसमें एक प्रकार से इस चीज को हम विकासात्मक डेवलपमेंट साइकोलॉजी में देखते हैं। मनुष्य का चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी को मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं, विकास डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो ये चीज आपका होगा दूसरा साइकोलॉजी का ब्रांच, जिसमें हम डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तीसरा होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसको आप शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। बीए के 3rd सेमेस्टर में आपको इसको पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है, सेकेंड ईयर में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया, अध्यापन, मतलब अध्यापन की विधियां और विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना, समाज जो है ये आपका किसका है, शैक्षिक मनोविज्ञान का है। शिक्षा जो होती है और मनोविज्ञान दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा से मनोविज्ञान के विचार उत्पन्न होते हैं और मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के तमाम सारे सिद्धांतों को बनाया जाता है। इस तरीके से शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ता है कब, जब कोई बच्चा, मतलब कोई भी व्यक्ति टीचर बनने के लिए पढ़ता है, टेट वगैरह की परीक्षा देता है, तो उसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में खूब अच्छे तरीके से अध्ययन करना होता है। कोई बच्चा कैसे कोई चीज सीखता है, किस तरीके से वो जानता है, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते रहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखा पूछे चाहे मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र पूछे, सभी में यही उत्तर आपको लिख देना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है बेटा, देखिए
यह समझता है सोशल साइकोलॉजी कि समाज, समूह, परिवार और सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। क्या बेटा, सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? यह हमको यह बताती है कि कोई समाज यानी सोसाइटी, समूह यानी ग्रुप, परिवार यानी फैमिली और सामाजिक परिस्थितियां यानी कि सोशल जो सिचुएशंस है वो व्यक्ति के व्यवहार यानी कि जो व्यक्ति का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उस ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इफेक्ट डालती है, यानी ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट कैसे डालती है, क्या समाज, समूह, परिवार और सामाजिक परिस्थितियां किस तरीके से किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलती हैं, परिवर्तित करती हैं। मनोविज्ञान प्राय इन्हीं बदलाव के परिवेश का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है असामान्य मनोविज्ञान, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी की अगर बात की तो मानसिक विकारों जैसे कि चिंता के बारे में अध्ययन करना। असामान्य मनोविज्ञान के बारे में क्या अध्ययन करते हैं? जैसे चिंता क्या है, अवसाद क्या है, फोबिया, तमाम सारी। जैसे फोबिया माने क्या? तो डर। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी कुत्ते से, किसी को बिल्ली से, किसी को भीड़ भाड़ से डर लगता है, किसी को बहुत ज्यादा आवाज से डर लगता है, वो सब क्या है? वो सब फोबिया होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फोबिया जैसे कि साइनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया यानी जल से डरने को, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के फोबिया होते हैं। तो ये सब आपके असामान्य मनोविज्ञान यानी कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी के भाग होते हैं, उसके अंग होते हैं। अगला आपका होता है परामर्श और चिकित्सीय मनोविज्ञान, यानी कि इसको आप कह सकते हैं काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसे रोगियों की समस्या का निदान और उपचार जो करते हैं, ऐसे में वो होता है आपका चिकित्सीय मनोविज्ञान या परामर्श मनोविज्ञान। तो ये सब मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं या मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, विषय क्षेत्र हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बोलो या आप इसी को ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान की अगर बात की है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जैसे कर्मचारियों के व्यवहार, संतुष्टि, प्रेरणा और कार्य क्षमता का अध्ययन करना, ये सब आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। जैसे कोई कार्य को बढ़ाना है, मोटिवेशन देना है वर्करों को या कुछ भी करना है तो उसमें भी साइकोलॉजी की जरूरत पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मनोविज्ञान भी इसमें शामिल है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान जैसे पर्सनालिटी के बारे में, खेल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आदि भी महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं इसकी मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की। क्लियर? इन सभी क्षेत्रों का उद्देश्य मानव व्यवहार को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझना है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ध्यान जो है अटेंशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ध्यान के बारे में समझा था, ध्यान क्या है मैंने आपको बता दिया था। इसका क्या प्रकार? देखिए, ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु, किसी कार्य या विचार पर मन को क्या करता है? फोकस करता है, केंद्रित करता है, सेंटर्ड करता है। ध्यान के मुख्यतः 3 प्रमुख प्रकार माने जाते हैं मनोविज्ञान में। पहला होता है स्वैच्छिक ध्यान, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं वॉलंटरी अटेंशन। यानी कि जब ये क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य पर ध्यान लगाता है। क्या करता है? जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी काम पर ध्यान लगाता है, जैसे कि परीक्षा की तैयारी करते समय छात्र स्वयं मन लगाता है परीक्षा की तैयारी में, कोई मोटिवेशन उसको नहीं देता। जैसे कि परीक्षा के समय में आप खुद ही आते हैं पढ़ने के लिए, गुरुजी ये मॉडल पेपर बना दीजिए, वो मॉडल पेपर बना दीजिए, और वो वीडियो देख लेते हैं आप। लेकिन परीक्षा के से पहले जब हम उसको डालते हैं, परीक्षा से बहुत दिन पहले या परीक्षा के बाद में, तो वो वीडियो आप नहीं देखते हैं। क्योंकि स्वैच्छिक ध्यान क्या होता है? यानी कि वॉलंटरी अटेंशन, यानी जब व्यक्ति अपनी इच्छा से ही किसी कार्य पर ध्यान लगाता है उसको हम स्वैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे परीक्षा की तैयारी करते समय छात्र स्वयं मन लगा करके पढ़ना शुरू कर देता है बिना किसी की कहे सुने, क्योंकि उसको डर है कि कहीं फेल ना हो जाए। दूसरा प्रकार होता है ध्यान का, दूसरा प्रकार है अनैच्छिक ध्यान। वो था ऐच्छिक ध्यान, ये है अनैच्छिक ध्यान, है कि इनवॉलंटरी अटेंशन। इसमें क्या होता है? जिसमें ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे तेज आवाज, ऐसे कोई क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं और बीच में आप देखते हैं मार्ट साहब आते हैं, सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और मार्ट साहब आते हैं। ऐसे क्या करते हैं मार्ट साहब ऐसे ऐसे आते हैं मार्ट साहब और ऐसे छड़ी लेते रहते डंडा, और उसी को ऐसे मेज पे आकर के ऐसे पटकते हैं, खूब कसके से ऐसे पटकते हैं। ठीक है, ये टूट जाएगा मेरे हिसाब से, इसको नहीं पटकते हैं। ठीक है, जैसे ये मानते हैं इसको मैं पटकता हूँ, तो इसे आते मार्ट साहब ऐसे पटकते हैं, ये आवाज निकलती तो सारे बच्चे इतने कड़बड़ कड़बड़ बचा रहता है, सब चुप हो जाते हैं। वो भी एक ध्यान खींचना इसको कह सकते हैं। अनैच्छिक ध्यान कि आपका मन नहीं कर रहा है कि उसकी तरफ मैं जाऊं, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान क्या कर रहा है? वो खींच रहा है। कोई भी ऐसा काम जो आपको अटेंशन कर रहा है, आपको खींच रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है, वो होता है आपका, यानी कि जिसमें ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाता है। उदाहरण के रूप में तेज आवाज, अचानक कहीं से रोशनी आ गई, या कोई आकर्षक वस्तु आपने
आप जो है आपको ध्यान खींच लेती, कोई अभी आकर्षक वस्तु है आपकी ध्यान वो खींच लेती है ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे अभी एक हीरोइन आ जाए कहीं भीड़ भाड़ पे रेलवे स्टेशन पे तो सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाएगा, ठीक है। स्कूल में वैसे तमाम सारे बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं और गेट से अगर कोई 4 चक्का की गाड़ी आ जाए अंदर, सारे बच्चे उसी गाड़ी को देखने शुरू कर देते हैं। ये सब होता है कौन सा, अनैच्छिक ध्यान इसी को कहते हैं, ठीक है। और तीसरा ध्यान कौन सा होता है, तीसरा ध्यान होता है, तीसरा प्रकार है ध्यान का अविभाजित ध्यान। अविभाजित ध्यान यानी कि जिसको आप कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक साथ 2 या अधिक कार्यों पर ध्यान देता है। जैसे गाड़ी चलाते समय बात करना फोन से, ये 2 बात है, यानी एक तो गाड़ी में चला रहा है जो ड्राइविंग कर रहा है, दूसरा वो फोन कॉल्स पर बात भी कर रहा है। इसका 2 कार्य यानी 2 जगह ध्यान लगा रहा है जब उस व्यक्ति को, तो उसे बोलते हैं अविभाजित ध्यान यानी डिवाइडेड अटेंशन, यानी कि वो उसका ध्यान बट गया है। तो 2 भागों में ध्यान का बटना, एक तो फोन से बात भी कर रहा है और दूसरा वो गाड़ी भी चला रहा है। इस प्रकार के ध्यान को हम डिवाइडेड ध्यान कहते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान में चीजें हैं, इसमें व्यक्ति एक साथ 2 या अधिक कार्यों पर ध्यान देता है, जैसे गाड़ी चलाते समय बातचीत करना। इसके अलावा चयनात्मक ध्यान जो अगला होता है, तो ये 3 तो मुख्य हो गए। इसके अलावा आपका चयनात्मक ध्यान होता है, सिलेक्शन अटेंशन भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें व्यक्ति कई उत्तेजनाओं में से केवल एक को चुन करके ध्यान देता है, यानी कि तमाम सारी चीजें वहां पर हैं लेकिन किसी एक पर वो फोकस हो जाता है। जैसे कि आप कहीं पर मेला में जाते हैं, तमाम प्रकार की दुकानें रहती हैं, तमाम दुकान रहती है, जैसे मान लेते हैं कहीं पर बाजार में जाते हैं जहां पर आपकी मोबाइल से आपकी 20 दुकान है, लेकिन किसी एक दुकान पर आ गए तो चूंकि उस दुकान ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया है। जैसे अयोध्या है तो तमाम सारी प्रसाद की दुकान रहती है, आप किसी प्रसाद की दुकान पर जाते हैं जहां जिसने आपको ध्यान आकर्षित किया हो, ऐसे में उस दुकान पर जाएंगे जहां पर तमाम सारी चीजों में से आप एक को चुनना होता है। तो ये ध्यान के प्रकार होते हैं, बेसिकली 3 ही होते हैं। ध्यान के प्रकार व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की आवश्यकता और प्रेरणा और बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति का ध्यान जो होगा वो कैसा होगा। व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है और उसके मोटिवेशन कहाँ से मिला, और उस जो एक जो है एक्सटर्नल जो सिचुएशंस होती हैं वो सब प्रभावित करती हैं, इफेक्ट डालती है उस व्यक्ति पर। ध्यान की क्षमता यानी कैपेसिटी सीखने, समझने और कार्य निष्पादन को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए ध्यान का नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ध्यान जो होता है वो हर चीज में रखना पड़ता है। पढ़ाते समय अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भटक जाएंगे, आप अपने रिश्तों में ध्यान नहीं रखेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। ध्यान रखना बहुत जरूरी है आज के भौतिक समाज में, नहीं कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अपने शरीर का ध्यान रखो, कब शरीर आपका साथ छोड़ दे कुछ नहीं पता, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और जब भी ऐसे मानते हैं मैं बोलता हूँ ध्यान रखेंगे क्या, इन चीजों को, क्योंकि परीक्षा में कब आ जाए कितना लिखना पड़े आपको ही पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें पता होंगी। स्मृति की प्रक्रियाओं को समझाइए, स्मृति की प्रक्रिया को समझाइए प्रश्न परीक्षा में। बढ़िया है, देखिए स्मृति वह मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से हम जानकारी को ग्रहण करते हैं, किसी भी जानकारी को हम ग्रहण करते हैं स्मृति के द्वारा। स्मृति को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। संग्रहित करते हैं, ज्ञान को हमने ग्रहण किया और उस ज्ञान को हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, संग्रहित कर लिया, उसको कलेक्शन कर लिया, और आवश्यकता पड़ने पर उस जो हमने इकट्ठा किया है ज्ञान को, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से हम जिस ज्ञान को हमने अर्जित किया है, इकट्ठा हमने उसको रख लिया अपने दिमाग में, आवश्यकता पड़ने पर उसी ज्ञान को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं दूसरे को, ठीक है। यानी आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं उस ज्ञान को, उसी को हम स्मृति कहते हैं। स्मृति की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला होता है साहित्यीकरण यानी किसी चीज को पढ़ करके जानना, यानी कि इनकोडिंग करना उसको। दूसरा होता है भंडारण यानी स्टोरेज, यानी उसको हम इकट्ठा करना। कोई भी चीज हमने देखा, उसको समझा, पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद में हमने उसको क्या किया बेटा, उसका स्टोरेज यानी उसको दिमाग में हमने बैठा लिया, स्टोरेज कर लिया, ठीक है। उसको हमने रख लिया। उसके बाद में तीसरा होता है पुनर्प्राप्ति, यानी समय आने पर उसकी हम दोबारा से प्राप्ति कर ले। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पुनर्प्राप्ति यानी कि क्या होता है, इसको बोल सकते हैं रिट्रीवल, ठीक है, यानी कि दोबारा से हम उसको उस जानकारी को लाएं जब हमको जरूरत पड़े तब। ये होती है आपकी स्मृति की 3 प्रक्रियाएं। पहला प्रक्रिया है संहितीकरण। संहितीकरण जो होता है ये पहली प्रक्रिया होती है स्मृति की, जिसमें किसी भी जानकारी को दिमाग में संग्रहित करने के योग्य रूप में बदल लिया जाता है, ताकि जो है कोई भी जानकारी है उसको हम इस तरीके से अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं कि वो हमारे दिमाग में रुकी रहे, हम उसको याद कर पाए। उदाहरण के रूप में शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र उसे अपनी भाषा में समझ करके मन में उसको जमा कर लेते हैं और धीरे धीरे करके अपने दिमाग में बैठाते रहते हैं। जब बाद में फिर टीचर टेस्ट लेता है तो उसको वो दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका पढ़ना
ये हो गया आपका उसका जो है साहित्यीकरण, उसको याद रखना, ठीक है, उसको भंडारण करना, उसको इकट्ठा बनाए रखना, वो होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज करना, ठीक है। और तीसरा होता है पुनर्प्राप्ति करना, यानी एग्जाम के टाइम पे उसको आप एग्जीक्यूट करें, उसको लिख दें। ये होता है आपका साहित्यीकरण पहला चरण। दूसरा चरण होता है स्मृति की प्रक्रिया का भंडारण करना, यानी कि इकट्ठा रखना। इसमें जानकारी को अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कम समय के लिए याद करें कुछ चीजों को। जैसे कि आप कुछ, जैसे कोई परीक्षा के प्रश्न है तो आप कम समय के लिए उसको याद करते हैं कि पेपर देने का फिर भूल जाते हैं। या किसी की चीज, मतलब दुकान से सौदा लाने के लिए आप जा रहे हैं और आप मम्मी ने कहा कि आप बिस्कुट लेते हैं ना, चीनी लेते हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई यहाँ कुछ समय के लिए याद करना है। परीक्षा देने के लिए आप चीजों को पढ़ते हैं तो लंबे समय के लिए पढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक मेमोरी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। अल्पकालिक स्मृति थोड़े समय तक रहती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति लंबे समय तक रहती है। कभी कभी जीवन भर भी टिक सकती कोई भी स्मृति, कोई भी ऐसी बातें होती है जो लगातार आपको पूरे जीवन तक याद रहती हैं, तो वो चीजें आपकी तीसरी स्मृति मतलब की ये सब आती है। तीसरा आपका होता है, इसकी प्रक्रिया का चरण में आता है, तीसरा चरण में पुनर्प्राप्ति, यानी कि दोबारा से उसको प्राप्त करना, जिसमें संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर याद किया जाता है, जैसे कि परीक्षा में उत्तर याद करना हुआ, ठीक है। यदि साहित्यीकरण और भंडारण सही हो तो पुनर्प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर साहित्यीकरण आपने सही से नहीं किया है, आप जानकारी को इकट्ठा नहीं किया है, आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो आप पुनर्प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जो मैं बता रहा हूं, इस आपकी मैं भाषा में बता रहा हूं, तो उसको आप देखें, पढ़ें, समझें, आप अपनी भाषा में उसको याद रखें। लेकिन जब एग्जाम में आप जाए तो आप उसी को क्या कर दें, लिख दें आराम से, तो हो जाएगा आपका। स्मृति को ध्यान, रुचि, अभ्यास, भावात्मक स्थिति यानी इमोशनल सिचुएशन और एक वातावरण प्रभावित करते हैं। यानी कि स्मृति को प्रभावित करने तत्वों में खास करके ध्यान, रुचि, अभ्यास, भावात्मक स्थिति, ये सब प्रभावित करती है, वातावरण भी प्रभावित करता है। स्मृति की इन तीनों प्रक्रियाओं के सही संचालन से सीखना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया में हमारा ये होता है बेसिकली, खास करके क्या नाम है, ये स्मृति। स्मृति जो है हमारे सीखने में हमारी बहुत मदद करती है किसी भी चीज को, ठीक है। तो स्मृतियां जो होती हैं वो अधिगम की प्रक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, देखें। प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। सीखने को प्रभावित करने नहीं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, सीखने को ही अधिगम कहते हैं, लर्निंग। सीखना कई कारकों पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। पहला प्रमुख कारण है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। यदि किसी व्यक्ति के भीतर सीखने की इच्छा हो तो वह जल्दी सीखता है। क्या होता है बेटा, यदि किसी व्यक्ति के अंदर भीतर सीखने की इच्छा हो तो वह जल्दी सीखता है किसी भी चीज को। उदाहरण के रूप में जैसे परीक्षा पास करने की इच्छा छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करती, मोटिवेट करती लगातार। दूसरा कारक ये है ध्यान, यानी अटेंशन। अटेंशन के बिना, ध्यान के बिना कोई भी जानकारी दिमाग में नहीं ठहरती है, इसलिए दूसरा कारण होता है सीखने को प्रभावित करने के लिए आपका ध्यान, यानी अटेंशन होना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण क्या है, पूर्व अनुभव, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी कि पहले से किसी विषय का ज्ञान होने पर नई जानकारी सीखना आसान हो जाता है। अगर पहले से किसी विषय पर आपको ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट नई जानकारी आप सीखेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगती है। लेकिन अगर पहले से उस चीज के बारे में थोड़ा सा किसी दूसरी चीज के बारे में जानते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। अभ्यास, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कहते हैं। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, लगातार दोहराव से सीखने की क्षमता बढ़ती रहती है। अगर आप किसी चीज को लगातार करते हैं, वही यहाँ पर आ गया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और 80 आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो अभ्यास, लगातार दोहराव से सीखने की क्षमता लगातार बढ़ती है। इसके अलावा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस भी सीखने को प्रभावित करती है। जिसकी बुद्धि अधिक होती है वह जल्दी समझता है, जिसकी बुद्धि कम होती है वो बाद में सीखता है। तो बुद्धि भी प्रभावित करती है सीखने को, यानी कि अधिगम को बुद्धि प्रभावित करती है। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों में भावनाएं यानी इमोशंस भी प्रभावित करते हैं किसको, अधिगम को। भावनाएं भी सीखने पर असर डालती हैं, जैसे कि डर, तनाव, चिंता। इन तीनों स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगर व्यक्ति चिंतित है किसी भी चीज को लेकर के, तनाव की अवस्था में है या वो डरा हुआ है, तो ऐसे बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा उन चीजों को, ठीक है, जो भी चीज आप सिखाना चाहते हैं। जबकि जब बच्चा खुश होता है, आत्मविश्वास बच्चे में, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक होता है, तो वही बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जान पाता है, सीख पाता है और अच्छे तरीके से चीजें होती है, ठीक है। इसके अलावा
पर्यावरण जैसे शांति, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षक का व्यवहार भी सीखने को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण जैसे खास करके पर्यावरण भी प्रभावित करता है सीखने के व्यवहार को। जैसे शांति का वातावरण है, प्रकाश अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, तो भी बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है, चीजें समझ में आ जाती हैं। इन सभी कारकों के समन्वय से ही सीखना अधिक तेज, अस्थायी और प्रभावशाली जो है बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका बुद्धि, यानी 5वां क्वेश्चन से लघु उत्तरीय का इंटेलिजेंस के प्रमुख सिद्धांत बताइए। बुद्धि क्या होती है? देखिए, बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि के कई सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। पहला सिद्धांत है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। इसके अनुसार जो स्पीयरमैन महोदय बुद्धि की बड़ी जबरदस्त विद्वान है, बुद्धि पर काफी रिसर्च किया है स्पीयरमैन महोदय ने। इन्होंने कहते हैं कि बुद्धि जो होती है दो भागों में बटी हुई होती है। पहली बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि, और जिसको आप जी फैक्टर कहते हैं, ठीक है, जनरल बुद्धि वाला। और दूसरा होता है विशिष्ट बुद्धि, इसको आप एस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। सामान्य बुद्धि की अगर बात की जाए सभी मानसिक कार्यों में उपयोग होती है, जबकि विशिष्ट बुद्धि किसी विशेष कार्य में जो है उपयोग की जाती है। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि का प्रयोग हम सामान्य कार्यों में करते हैं, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किसी विशेष काम में किया जाता है। बुद्धि का दूसरा सिद्धांत, तो ये द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि और एक जो है विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि में समान कार्य के लिए प्रयोग करते हैं और विशेष कार्यों के लिए विशेष बुद्धि का प्रयोग होता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हो गया। बुद्धि का दूसरा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थियरी। इसके अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि कई क्षमताओं का समूह होता है। इसके बाद गिलफोर्ड का संरचनात्मक बुद्धि मॉडल आया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब कि इंटेलेक्ट जो सिद्धांत है, संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उसने 150 से अधिक बौद्धिक क्षमताओं का वर्णन किया। किसने? गिलफोर्ड ने। तो संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। अब इसके बाद में आते हैं, अगला सिद्धांत देने वाले विद्वान है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार बुद्धि केवल एक नहीं होती बल्कि भाषाई, तर्कात्मक, संगीतीय, दैहिक, सामाजिक, आत्मिक आदि कई प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसे बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए, कई प्रकार की बुद्धि। स्टर्न महोदय ने आईक्यू का सूत्र दिया। आईक्यू लेवल का सूत्र किसने दिया? आईक्यू के बारे में बताया, बुद्धि लब्धि। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? आई माने होता है इंटेलिजेंट और क्यू माने होता है कोसेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट कोसेंट यानी कि आईक्यू लेवल, कहते हैं कि तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है। आईक्यू लेवल का सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया है, मानसिक आयु बराबर वास्तव में मानसिक, इसका सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। आप इसको मैं लिख करके बता दूं, बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है आईक्यू बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा सभी लोग। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिएगा, आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब इसका मैं एक निकाल करके दिखाता हूं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकलती है। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वह जो है 20 साल का है, ठीक है। उसकी वास्तविक आयु क्या होगी? 20 साल। हमने यहाँ पर नीचे 20 साल लिख दिया। ऊपर मानसिक आयु यानी कोई 20 साल का बच्चा है और वो 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। 15 साल के बच्चों जैसा क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 15 साल। क्योंकि उसकी मेंटल लेवल भी 15 साल की ही है, लेकिन वो वास्तव में कितने साल का है? 20 साल का है। तो उसकी वास्तव में यानी वास्तविक आयु 20 निकलेगी। और मानसिक आयु उसके व्यवहार कितने साल के बच्चों जैसा कर रहा है? 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो 15 ऊपर हो जाएगा। यानी मानसिक आयु हो गया 15 साल और वास्तविक आयु हो गई 20 साल। गुणे 100 कर देंगे, आईक्यू लेवल आपका निकल आएगा। 0 से 0 काट दो भैया, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 5 हो गया। 15 पचे 75। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी? 75 बुद्धि लब्धि, यानी कि वह मूर्ख या कम पढ़ा लिखा की कैटेगरी में आता है, डल मूर्ख कह सकते हैं इस बच्चे को, ठीक है। तो 75 बुद्धि लब्धि। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 तक बुद्धि लब्धि मानी जाती है जिन बच्चों की, वह बुद्धि सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य आयु के लेवल यही होता है। 110 से अधिक जो बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत ही प्रतिभाशाली माने जाते हैं। 90 से कम हुई तो आप जो है वो बच्चे, आप पिछड़े हुए बच्चों के श्रेणी में आते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये होता है। इन सभी सिद्धांतों का उद्देश्य मानव बुद्धि की
विविधता और उसकी जटिल प्रकृति को समझाना होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। भावना की विशेषताएं लिखिए, इमोशंस के बारे में बताएं। पहले समझ ले इसी का लगे हाथ। भावनाएं व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति में त्वरित परिवर्तन लाती हैं। पहली विशेषता है कि भावनाएं अचानक उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को तुरंत प्रभावित करती हैं। उदाहरण के रूप में, डर लगते ही शरीर आपका कांपने लगता है। दूसरी विशेषता यह है कि भावनाएं शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे हृदय की गति बढ़ना, पसीना आना, चेहरा लाल हो जाना, ये सब आपके भावनाओं के बाद तुरंत आपकी बॉडी की क्रिया शुरू हो जाती है। तीसरी विशेषता यह है बुद्धि मतलब कि इसकी क्या नाम है, भावनाओं की, कि भावनाएं सकारात्मक यानी कि खुशी, प्रेम, या नकारात्मक गुस्सा, डर, ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये सब क्या है, भावनाओं की यानी कि इमोशंस के आपकी विशेषताएं हैं। चौथी बात यह है कि भावनाएं अस्थायी नहीं होती हैं, बल्कि कुछ समय बाद शांत भी हो जाती है। जैसे आपको डर लगा, कुछ देर के बाद डर आपका शांत हो जाएगा, आपको हंसी है, कुछ देर के बाद आपकी हंसी शांत हो जाएगी। इस तरीके से चीजें होती है। पांचवी विशेषता क्या है इसकी, इमोशंस की, भावनाएं व्यक्ति के निर्णय, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे गुस्सा होने पर गलत निर्णय लेना, ये सब चीजें जो होती हैं आपके निर्णय को प्रभावित करती है, आपके व्यवहार को, आपके सोच को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को, इन सभी चीजों को देखा। इसके अलावा छठी विशेषता यह है इसकी, छठी विशेषता क्या है कि भावनाएं व्यक्ति के भिन्न भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों, चार व्यक्तियों को रख लो, अलग अलग जगह पर बैठा दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कोई उस मुद्दे पर निर्णय देगा। भावनाएं जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती हैं। सब विशेषताएं हो गई किसकी, भावनाओं की, इमोशंस की। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक और पर्यावरणीय कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाएगा। चलिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले। व्यक्तित्व दो प्रमुख कारकों से बनता है। पहला है जैविक यानी बायोलॉजिकल, दूसरा है पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल। जैविक कारकों में आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी प्रमुख है। जैसे माता पिता से बच्चे को कुछ विशेष गुण मिलते हैं, जैसे स्वभाव माता पिता से मिलता है, बुद्धि माता पिता से बच्चों को मिलती है, कुछ भावात्मक प्रवृत्तियां भी बच्चों को माता पिता से ही मिल जाती है। यानी बुद्धि को प्रभावित करने में माता पिता ने आनुवांशिकता का बड़ा योगदान रहा है। तंत्रिका तंत्र भी आप देखते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। हार्मोन का असंतुलन व्यक्ति को चिड़चिड़ा या शांत बना सकता है। अगर आपके पास हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स अगर गलत हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व को और भी चीजें प्रभावित करती हैं। पर्यावरणीय कारकों में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। परिवार का माहौल, परवरिश, माता पिता का व्यवहार व्यक्तित्व को आकार देता है। विद्यालय में शिक्षक कैसा आपके साथ व्यवहार करता है, सहपाठी आपका और अनुशासन कैसा है, ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड करने में उसका शिक्षक, उसके माता पिता, उसका स्कूल, उसके आसपास के लोग, किसके साथ खेलता है, किसके साथ घूमता टहलता है, ये सब आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, ये सब पर्यावरणीय कारक हैं आपके। सामाजिक वातावरण, मित्र, संस्कृति, परंपराएं, आर्थिक स्थिति, समाज की अपेक्षाएं, ये सभी व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देते हैं। यानी कि आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, समाज में भाई पटीदार कैसे हैं, मित्र मंडली कैसे है, कल्चर कैसा आपके समाज का, परंपराएं क्या क्या है, आर्थिक स्थिति पैसा रुपया है कि नहीं है, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के व्यक्तित्व में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, समाज की अपेक्षाएं, ये सभी व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देती हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती हैं। व्यक्ति के अनुभव, सफलता, असफलता, शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत संबंध भी व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि आपका व्यक्तिगत संबंध किससे है, ठीक है, आपका अनुभव, सफलता, असफलता, ये सब आपको प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व को। आप सफल हो जाते हैं, आपका व्यक्तित्व निखर जाता है, आप असफल होते हैं, आपका व्यक्तित्व जो है क्षीण होता चला जाता है। तमाम सारी चीजें हैं। इस प्रकार अगर देखें, इस प्रकार व्यक्तित्व जन्मजात गुणों और जीवन के अनुभवों दोनों के सम्मिलन से विकसित होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीजों को समझा। बाकी और तमाम प्रकार के प्रश्न, जैसे भावनाओं की प्रवृत्ति, प्रकाश सिद्धांत, सब आपको बताना है पूरा। मैंने यहाँ तमाम आपका 5-6 जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए भी रख लिया है। 5-6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर बने, मतलब 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है। ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। जब अगर आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया क्लास का समय पूरा हो चुका है और लगभग मैंने बहुत सारी मतलब की आप समय दे दिया आपको। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब आप हमसे जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप पर। तो ये पीडीएफ, इसके अलावा और तमाम सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब कुछ मिल जाएगा।
ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करना है आपको एसएमएस कर देना अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, जैसे आप लेकर के भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। और ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा कर सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता हो, पापा मम्मी भाई बहन कुछ भी चलाते, कोई भी चलाते हो ऑनलाइन माध्यम, ठीक है, तो आप उनसे फीस जमा करवा सकते हैं 100 रुपए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप जमा करवा दीजिएगा। 100 रुपए फीस में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर आप 150 रुपए फीस जमा करते हैं तो आपके लिए दोनों सेमेस्टर की फीस मिल जाएगी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर की फीस केवल और केवल 150 रुपए है, और जबकि एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। अब बाद में फिर सेकंड सेमेस्टर की लगेगी तो 200 रुपए आपकी फीस हो जाएगी, तो आपका फीस ज्यादा लगेगा। अभी ऑफर चल रहा है कि 150 में आपके दोनों सेमेस्टर यानी कि 6 महीने की क्लास आपकी पूरा सेकंड सेमेस्टर जून 2026 तक आपका बैच हो जाएगा, इसमें आपको क्लासेस वगैरह सेकंड सेमेस्टर की भी प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, तो केवल फर्स्ट का लेना तो 100 रुपए फीस आपके लिए लगेगी, और फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेना है तो आपके लिए 150 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो भी आपको लेना आप बता दीजिएगा। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जैसे साइकोलॉजी के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट है सभी का मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल शेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी केवल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे और तमाम प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी में लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारे लेक्चर्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको दी ही, आप लेक्चर्स में देख ही पाएंगे कितना जबरदस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ये सारे लेक्चर्स ऐसे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट आप पीडीएफ नोट्स पढ़ करके कम समय में अच्छी जानकारी के साथ आप पेपर दे सकते हैं। आप एक बार वीडियो देख लीजिए हैं और दूसरी बार पेपर दे जाए, पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, पेपर दे जाइए, आप आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपको सभी मिलेंगे, यहाँ तक कि आपका तीन मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को-करिकुलर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव लिखित, दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।